नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हम हिंदी विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की। विशेषता समर्पित है ये नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए। जब हम हिंदी साहित्य के विषय में बात करते हैं तो हम इसके 4 कालों में इसे विभाजित करते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके अंतर्गत इन सब की समय सीमा भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। जब भी हम हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो एक ऐसा टॉपिक है जो अनिवार्य रूप से सभी परीक्षाओं में सम्मिलित है हिंदी की, वह हिंदी साहित्य का इतिहास। यह हमें पढ़ना ही पड़ता है। विस्तृत रूप में इस पर चर्चा करूं तो मैं आपको हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास चैनल पे पढ़ा चुकी हूं, और इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक भी हम पढ़ रहे हैं। अब चर्चा करेंगे हम हिंदी साहित्य के ये जो 4 काल है नोट्स के रूप में, यानी 5-10 मिनट का ये वीडियो होगा आपका, और आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम इस छोटे से वीडियोस के माध्यम से आज यहाँ हल करेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को शुरू करने से पहले भी लेखन परंपरा से संबंधित और नामकरण से संबंधित आदिकाल का जो नामकरण है वो एक विवादित प्रश्न रहा है क्या, तो विभिन्न विद्वानों ने इस विषय में अपने अलग अलग मत दिए, उन सब का अध्ययन हम आज करेंगे। साथ ही साथ आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत और भी अगर हम गहराई में जाएं तो पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं, जागरण सुधार काल किसे कहते हैं, छायावाद की समय सीमा क्या मानी है, प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा क्या मानी है, इन सब प्रश्नों का सामना हमें प्रश्न पत्र के अंतर्गत करना पड़ता है। तो सीधे सीधे शुरू ना करके थोड़ा सा, जैसे लेखन परंपरा के 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ नोट्स के फॉर्म में, तो वो आप अवश्य देखें। और यह हमारा 3रा वीडियो होगा, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नामकरण एवं काल विभाजन को। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि काल विभाजन और नामकरण का क्या है। पहले शुरू में जब मैंने ये नोट्स आपके लिए तैयार किए थे तब का ये है। अब इसको आप हिंदी विषय में साहित्य कर लीजिएगा। काल विभाजन और नामकरण, उद्देश्य क्या है, क्यों करा जाता है काल विभाजन, क्यों किया जाता है नामकरण, उद्देश्य क्या रहा हिंदी साहित्य के काल विभाजन का, देखते हैं। काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उसकी घटना और प्रवृत्तियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना होता है। कोई भी लाइन ऐसे ही नहीं लिखी गई है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न की फॉर्म में पूछी है, इसलिए मैंने आपको इसको एक छोटा सा गद्यांश के रूप में लिख दिया है। साहित्य के अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, परंपराओं के उत्थान पतन और प्रवृत्तियों के उदय को स्पष्ट करना ही काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है? क्रमिक विकास किस प्रकार, क्रमबद्ध रूप से हम देखते हैं। आदिकाल के बाद रीतिकाल नहीं आता, आदिकाल के बाद भक्तिकाल आता, रीति और फिर आधुनिक काल। परंपराओं के उत्थान पतन को भी हमने पढ़ा। प्रवृत्तियां क्या है, इसको भी जब भी आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल मैंने आपको पढ़ाया, पूरी तरीके से विशेषता और प्रवृत्तियों से शुरू किया है, और यही इसका उद्देश्य है। अब काल विभाजन के मुख्य मान्य आधार क्या हैं? बहुत सारी गाइड्स में आपको बहुत सारे मिलेंगे, अलग अलग पुस्तकों में दिए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं और जिन पे हमें विचार करना चाहिए, जिन्हें जानना आवश्यक है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, वो मैंने आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। काल विभाजन के प्रमुख मान्य आधार हैं। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से यदि हम देखें, इसे विकासवादिता का कह भी सकते हैं आप, विकासवादिता के आधार पे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, 3 काल में हम विभाजित करते हैं। अब मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल को हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं। आप सभी नियमित कक्षाएं ले रहे हैं तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब साहित्यकारों के नाम के आधार पर भी काल विभाजन किया जाता है और नामकरण किया जाता है। इसको कर्ता के आधार पर भी आप कह सकते हैं। कैसे? भारतेंदु युग, जो उस काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो उस काल में प्रवर्तक हुए, ये कहे कि युग प्रवर्तक जो थे उनके अंदर, तो आधुनिक काल भारतेंदु से शुरू माना जाता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। द्विवेदी युग, प्रसाद युग आप जानते हैं
जयशंकर प्रसाद के नाम पर किया गया था, जो छायावाद की शुरुआत हुई। और फिर उपन्यास सम्राट कहा आए प्रेमचंद, तो प्रेमचंद युग कहा जाता है। और जब निबंधों के क्षेत्र में शुक्ल का प्रवेश हुआ तो उसे शुक्ल युग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। साहित्यिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही उनके आधार पर भी हम नामकरण और काल विभाजन करते हैं। रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रवृत्तियां रही। रीति की प्रवृत्ति के विषय में विशेष रूप से आपको शुक्ल की कक्षा में रीतिकाल मैंने शुरू किया है, शुक्ल की पुस्तक में आपको स्पष्ट रूप से समझाया है। और आगे अभी क्योंकि रीतिकाल तक ही किया है, अतः आगे छायावाद और प्रगतिवाद जैसे करेंगे। हो सकता है वीडियो कुछ दिन बाद आप देखें, तब तक रामचंद्र शुक्ल को मैं आपको पूरा करवा दूं पुस्तक। गुड़िया के पास फोन है। राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर किस प्रकार? भक्ति काल, तो ये सामाजिक कारण हो गए, सांस्कृतिक कारण हो गया ना, भक्ति का उदय। पुनर्जागरण काल और स्वातंत्र्योत्तर काल हम इसे कहते हैं। शासक और शासन काल के आधार पर एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया और मराठा युग, इस प्रकार से भी हम इनको विभाजन करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन आधारों पर, जो मान्य आधार हैं, जिन्हें विद्वान मानते हैं, वो कौन से आधार है जिनके आधार पर हम इन कालों का विभाजन करते हैं। कोई और भी ऐसा तो नहीं है कि मन में आया और ऐसे ही किसी काल को कुछ भी नाम हम नहीं दे सकते। ऊपर स्पष्ट करें कि प्रवृत्तियों के क्रमिक विकास, परंपराओं के उत्थान पतन और इनका जो उदय है, उस सबको स्पष्ट करके ही हम काल विभाजन करते हैं और किया गया है। अब ये पूछी हुई है हिंदी साहित्य काल विभाजन के लिए प्रयुक्त पद्धतियां। प्रथम पद्धति में साहित्य इतिहास का विभाजन 4 खंडों में किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इसको मान्यता किसने दी है? आचार्य शुक्ल और नागरणी प्रचारणी सभा ने इस तरीके से काल विभाजन किया है और इसको मान्यता दी है। द्वितीय पद्धति में 3 युगों की कल्पना की है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इसको माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपनी पुस्तक में और भारतीय हिंदी परिषद ने। तृतीय पद्धति साहित्य का विभाजन विधा क्रम में समस्त साहित्य का एक साथ अध्ययन की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं का इतिहास का वर्गीकृत विवेचन किया गया है। खंडों में उपलब्ध साहित्य जो ग्रंथ है ना, कविता का अलग से और गद्य का अलग से, बहुत सारे खंडों में बहुत सारे साहित्य ग्रंथ हैं ना। जैसा कि कभी कभी मैं आपको बताती भी हूँ कि रीतिकाल के लिए किस की पुस्तक पढ़ लीजिए, अलग अलग उन्होंने जो शोध कार्य किए उस सबका संकलन। ऋजु पद्धति, जिसमें शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थवादी माना जाता है। आरंभ के विदेशी जो विद्वान है जैसे कि गार्सा, तासी, ग्रियर्सन, उन्होंने इस ऋजु पद्धति को अपनाया है, वस्तुगत विभाजन उन्होंने किया है। और ये सब लेखन परंपरा का जो वीडियो है उसमें मैं आपको करवा चुकी हूँ, नहीं देखे हो तो नोट्स के फॉर्म में है, अवश्य ही आप देख लीजिएगा। तो ये सब हमने पढ़ लिया, काल विभाजन की पद्धतियां क्या है, किस आधार पे किया जाता है, कौन कौन से तरीकों से किया जा सकता है, सब कुछ हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में काल विभाजन। काल विभाजन का प्रथम प्रयास, ये जो भी रेड कलर से लिखा हुआ सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है। पुरानी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर ये नोट्स मैंने तैयार किए, छोड़ने का इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं बार बार आपसे नहीं कहूँगी कि ये पूछा हुआ है। पुराने पेपर हम चैनल पे सभी कर चुके हैं, जितने भी पेपर हैं, तो अब आप लोग स्वयं भी जान लेंगे। और जिन लोगों ने पुराने पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास के 35 वीडियो हैं, जिनमें नोट्स की फॉर्म में संपूर्ण साहित्य आदिकाल के लेखन परंपरा से लेकर आधुनिक काल की समस्त गद्य विधाओं, नाटक, निबंध, सब कुछ उसमें मैं करवा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। शुक्ल की पुस्तक को पढ़ना चाहें तो वो भी चैनल पे पूरी उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने सिलेबस के अनुसार प्लेलिस्ट चेक करिए, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन सी कविता, कहानी, निबंध, नाटक लगे हुए हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। प्रथम प्रयास गियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में किया। 11 कालखंडों में उन्होंने विभाजित कर उर्दू व हिंदी के कवियों को अलग अलग महत्व तो है, परंतु वैज्ञानिकता का अभाव एवं अध्यायों की संख्या की अधिकता के कारण इस काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया। मिश्र बंधु ने 8 अध्यायों कालखंडों में बांटा, लेकिन किसी प्रवृत्ति विशेष को आधार नहीं बनाया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूल प्रवृत्तियों के उत्थान पतन को आधार बनाकर सर्वप्रथम व्यवस्थित कालक्रम प्रस्तुत किया। तो पूछा हुआ प्रश्न है, सर्वप्रथम व्यवस्थित किसने किया? सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया? फिर सर्वाधिक व्यवस्थित काल विभाजन किसका है? शुक्ल का है। और शुक्ल के नाम से ये पूछे जाते हैं, हाईलाइट कर दिए, ये प्रश्न पूछे गए। वीर गाथा काल की समय सीमा शुक्ल ने मानी थी 1150 से 1150
क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, वीर गाथा काल का नाम दिया था इन्होंने आदिकाल को, और उसकी समय सीमा मानी थी 1050 से 1375 विक्रम संवत। ये शुक्ल के अनुसार है, ध्यान देना है आपको। अगर वो पूछेगा किस किस में बाजा तो हम ये वाला बताएंगे, लेकिन जब वो यदि शुक्ल का पूछेगा तो हमें ये ही दिखाना पड़ेगा। वीर गाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, गद्य काल या आधुनिक काल जिसे हम कहते हैं वो 1900 से अब तक है, 1984 तक का इन्होंने बताया मूलतः। बांटकर प्रवृत्ति के आधार पर उनका नामकरण किया, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। शुक्ल के काल विभाजन के आधार है प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रचुरता प्रसिद्धि, ठीक है। प्रधान प्रवृत्ति क्या रही उस काल की, इस आधार पर उन्होंने नामकरण किया, और ग्रंथों की प्रचुरता और प्रसिद्धि जिस ग्रंथों की रही उनके आधार पर, ठीक है। जैसे भक्ति काल में भक्ति साहित्य की प्रधानता थी, प्रचुरता थी, हालांकि और भी काव्य लिखा गया जैसे, लेकिन उन्होंने उसका आधार क्या ग्रहण किया, ग्रंथों की प्रचुरता। और प्रसिद्धि किसकी रही, रामचरितमानस की सर्वाधिक प्रसिद्धि रही, तो उसको सर्वाधिक महत्व दिया है। प्रधान प्रवृत्ति वीर रस की रही, किसमें, वीर गाथाओं की रही आदिकाल में, तो उसको वीर गाथा काल नाम दिया। बाकी सब कुछ आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ, आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के संबंध में विवाद शेष सामान्यतः स्वीकार, आदिकाल के नामकरण को लेकर विवादित है, विवादित काल है आदिकाल, इसको आगे मैं स्पष्ट कर दूंगी। और बाकी सब मान्यतः सभी स्वीकार कर लिए गए। वर्तमान में 7वीं सदी के मध्य से हिंदी का आरंभ स्वीकार किया गया है। वीरगाथा काल और रीतिकाल के नामकरण में भी एक दो लोगों के मतभेद हैं। वीरगाथा काल या आदिकाल को लेकर तो है, रीतिकाल के नामकरण में भी जो मतभेद हैं आगे वीडियो में मैं स्पष्ट कर दूंगी आपको। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो समय सीमा मानी है, इसको देखिए कई बुक्स में मैंने चेक किया, थोड़ा अलग अलग इसको दे रखा है। तो आदिकाल की 1000 से 1400, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने माना है 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल को माना है 1700 से 1900 और आधुनिक काल को 1900 से अब तक। सामान्य तो थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी वही है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल 2 कालों में विभाजित कर दिया। आदिकाल को संधि काल 750 से 1000, चारण काल 1000 से 1735, भक्ति काल 1375 से 1700 वही शुक्ल वाला है, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 तक। अब राम कुमार वर्मा ने 693 से लेकर 1693, यदि पूरे तरीके से देखें तो इस तरीके से इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा मानी है। फिर आदिकाल का नामकरण वाला एक ये वीडियो मैं आपसे अलग से बना दूंगी। अभी नगेंद्र ने जो माना है वो है आदिकाल को 1000 से 1350 और इसी को स्वीकार भी किया गया अधिकतर विद्वानों द्वारा। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहकर इसको 1300 से 50 से 1650, रीति काल को उत्तर मध्यकाल 1600 से लेकर 1850, आधुनिक काल को 1850 से अब तक, यानी जितना अभी हम पढ़ रहे हैं वो सब आधुनिक काल का है। तो यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने नीचे विवरण दे दिया है। आदिकाल को जो समय सीमा है वर्तमान में सर्वाधिक जो मान्य है विद्वानों द्वारा वो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक हम आदिकाल को मानते हैं। फिर 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी तक हम भक्ति काल की समय सीमा स्वीकार करते हैं और रीति काल की समय सीमा हम स्वीकार करते हैं 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी तक। और आधुनिक काल की 19वीं सदी के मध्य यानी 1850 में भारतीय हिंदू युग से इसकी शुरुआत मानते हैं। अब तक जितना भी लिखा गया है उसको आधुनिक काल के अंतर्गत हम समाहित करते हैं। अब जब बात करेंगे नामकरण की तो एक छोटा सा वीडियो मैं अलग करके आपको दे दूंगी, इनकी ट्रिक भी मैं बता दूंगी कि किस किस कौन से विद्वान ने किस काल को कौन सा नामकरण दिया, ये सब मैं आपको करवा दूंगी, आप उसकी चिंता न करें। अभी वीडियो में इतना ही पढ़ें। जैसा कि मैंने कहा छोटे छोटे से वीडियो अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियोस देंगे। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आपका या ना लगा हो, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं चाहती हूं कि आप ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ें, याद कर लीजिए। परीक्षा नज़दीक है, अब पढ़ने वाला समय नहीं रहा है, ध्यानपूर्वक याद करने वाला समय रहा है। छोटे से वीडियो है, इसको पूरा याद करें, अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये कभी ना सोचिए आपको जो भी अच्छी मतलब ये सोचिए जो भी अच्छी विषय सामग्री आपको प्राप्त होती है उसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जैसे आप टिकटॉक के और अन्य वीडियोज़ आप शेयर करते थे, अभी तो बैन हो गया है, बैन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। लाइक करने की मैं कहना भूल जाती हूँ तो आप लाइक करना भी भूल जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे आगे प्रोत्साहन मिले। इसी प्रकार के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाया ये अधिकतर आपको नहीं करवाया जाता, ये कि किसने क्या काल का, ये आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ों का संकलन मैंने आपके लिए किया है मूल पुस्तकों में से, ये आप कम ही इन पे ध्यान देते हैं और वर्तमान में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। मिलती हूँ नामकरण की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।